हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टैटिक जीके 98, जिसमें हम लोग स्टैटिक की सारी चीजें पढ़ रहे थे। अब हम लोग क्या करते हैं, जितने भी सब्जेक्ट्स हैं ना जो हमारे एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, उनको हम लोग बस चैप्टर वाइज स्टडी कर रहे हैं। और आज का जो ये टॉपिक है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान, ये आपका पॉलिटी चैप्टर 1 है और हम लोग इसको A to Z पढ़ेंगे, सब कुछ अच्छे से समझते हुए चलेंगे। आपको कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो आप उसको कमेंट कीजिएगा। इसके बाद हम लोग संविधान सभा को पढ़ेंगे, ठीक है, कि संविधान सभा क्या था। पहले हम लोगों का आज का जो टॉपिक है उसको देख लीजिए, प्रियम्बल इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान की प्रस्तावना। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले तो बात आ जाती है कि जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 को एक उद्देश्य प्रस्तुत किया था। कहां पे प्रस्तुत किया था? कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में प्रस्तुत किया था, संविधान सभा में। संविधान सभा क्या है, उससे क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स बन सकते हैं, कैसे कैसे प्रश्न पूछे जाएंगे, उनकी भी मैं एक वीडियो बनाऊंगा, लेकिन इसके बाद में बनाऊंगा। जैसे बाहुबली 2 का क्या था, पहले बन गया था, लेकिन बाहुबली 1 वाला बाद में बना था, ठीक है ना। वैसे ही हम लोग इस वीडियो को बनाएंगे। संविधान की प्रस्तावना जो है उसको हम लोग इसमें पूरा डिटेल में स्टडी कर ले रहे हैं अच्छे से, और फिर जो संविधान सभा है या फिर उसके जो अच्छे से विशेषताएं हैं, स्रोत है, उन लोगों को हम लोग बाद में पढ़ लेंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग देखते हैं। पूछा जाता है कि कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में जो उद्देश्य थे, उद्देश्यों को किसने प्रस्तुत किया था? तो जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 को कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में उद्देश्य प्रस्तुत किया था, और इसीलिए इसे क्या कहते हैं? संविधान की प्रस्तावना कहते हैं, या फिर संविधान की उद्देश्य कहते हैं। प्रस्तावना मीन्स होता है उसके बारे में क्या क्या चीजें लिखी हुई है, क्या क्या उसमें अच्छी चीजें हो सकती हैं, ठीक है। क्योंकि आप लोग जानते हैं कि जो हमारा संविधान था, हमारा देश जो था पहले, बहुत साल पहले क्या था, गुलामी झेलता हुआ आ रहा था। तो उसके नेता लोग ये नहीं चाहते थे, उनके पब्लिक ये नहीं चाहती थी कि कोई ऐसा भी उल्टा सीधा संविधान बन जाए। वो चाहती थी कि बहुत बढ़िया से अच्छे से सब कुछ, जिनकी भी संविधान है ना, सभी जगह को अच्छे से स्टडी करके और ये फिर बनाया जाए, ठीक है ना। इसीलिए हमारा संविधान ये भी है, एक प्रश्न पूछाता है कि भारत का संविधान सबसे बड़ा लिखित संविधान है, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन पूछ के आता है कि किस देश का संविधान सबसे बड़ा है, या किस देश का सबसे बड़ा लिखित संविधान है? तो कौन से देश का है? भारत का है। क्योंकि आप लोग जानते हैं कि इस संविधान को बनाने के लिए बहुत लंबा समय लगा था। 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय लगा था संविधान को पूरा अच्छे से बनाने के लिए, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है कि कितना समय लगा, तो याद रखिएगा 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना कि क्या क्या चीजें होती हैं। प्रियम्बल इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, कोई भी चीजें आपको रटनी नहीं है, सब कुछ मैं लाइन वाइज आपको अच्छे से स्टडी करा दे रहा हूं, आपको सब कुछ समझ में आ जाएंगी। देखिए, भारतीय संविधान की प्रस्तावना मैंने बता ही दिया कि क्या चीजें, उसके बारे में अच्छी चीजें लिखी हुई हैं, और जब हम इसकी विशेषताएं पढ़ेंगे, इनके उद्देश्य पढ़ेंगे ना, तो सारी डाउट्स हमारे क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। उद्देश्य क्यों कहते हैं, समझ में आए ना? क्योंकि जवाहरलाल नेहरू ने 1946, 13 दिसंबर 1946 को, 1946 को एक उद्देश्य प्रस्तुत किया था कि कैसा हमारा संविधान बनना चाहिए, इसलिए हम लोग इसको उद्देश्य भी कहते हैं। कहां से अडॉप्ट किया गया है? तो अडॉप्टेशन में 2 चीजें पूछी जाती हैं। अगर पूछा जाता है कि ये हमारा प्रियम्बल कहां से लिया गया, तो इसका डायरेक्टली आंसर आप कर दीजिएगा यूएसए से, ठीक है। और फिर इसके पूछे जाते हैं जो संविधान की भाषा है, संविधान की लैंग्वेज है, वो कहां से लिया गया? तो वो लिया गया है ऑस्ट्रेलिया से, ठीक है ना। और ये दुनिया के सबसे बड़े संविधान कहाँ के? भारत के, जो कि मैंने आपको पहले बता ही दिया। प्रस्तावना उद्देशिका को संविधान का हृदय भी कहा जाता है। देखिए, इसमें आपके 2 क्वेश्चन बन सकते हैं कि आप लोगों ने पढ़ा भी होगा कि जो अनुच्छेद 32 है उसको भी भारतीय संविधान का हृदय कहा जाता है, आत्मा कहा जाता है, पढ़े होंगे ना। तो फिर आपका डाउट्स कैसे क्लियर हो जाए कि दोनों अलग अलग हैं या दोनों एक ही हैं? देखिए, दोनों अलग अलग हैं। जब उसमें पूछा जाए कि भीमराव अंबेडकर ने किसको संविधान का हृदय कहा है, भीमराव अंबेडकर ने किसको कहा है, तो वो आपका अनुच्छेद 32 हो जाएगा, ठीक है।
लेकिन अगर नॉर्मली पूछा जाए कि प्रस्तावना या संविधान का हृदय क्या है, कोई भी नाम ना दिया जाए कि किसने किसको कहा है, या फिर ऑप्शन पे भी देख लेना, ऑप्शन जैसा आएगा, ठीक है ना। तो ऑप्शन अगर दोनों रहेगा तो वहां पर पार्टिकुलर नाम रहेगा उनका, भीमराव अम्बेडकर का। नहीं है तो एक ही ऑप्शन आएगा, और वो क्या है, प्रस्तावना। प्रस्तावना या उद्देशिका को ही क्या कहा गया है, भारतीय संविधान का हृदय कहा गया। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। प्रस्तावना में संपूर्ण संविधान के उद्देश्यों का वर्णन है, ये तो मैंने बता ही दिया। भारत के लोग, अच्छा इसमें एक और भी बात पूछी जाती कि जो प्रस्तावना की स्टार्टिंग है ना, वो कहाँ से हुई है, हम भारत के लोग से हुई है। ठीक है, भारत को एक गणराज्य, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाते हैं। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं कि क्या क्या चीजें लिखी हुई हैं। देखिए 26 नवंबर 1949 को इसको अंगीकृत किया गया था। जानते हैं हमारे संविधान को कब स्वीकार किया गया था, तो कब अंगीकृत किया गया था, तो 1949 को अंगीकृत किया गया था। और कब ये अप्लाई हुआ था पूरी तरीके से, तो कब से अप्लाई हुआ था, 26 जनवरी 1950 को। ये सब तो दोनों कॉमन है, बहुत ज्यादा कॉमन है। ठीक है, बस ये याद रखिए 26 नवंबर 1949 और ये 26 जनवरी 1950। प्रस्तावना में और क्या क्या चीजें हैं, देखिए 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 1976 में 3 वर्ड जोड़े गए प्रस्तावना में। 3 वर्ड कौन कौन से, समाजवाद, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। इनके डिटेल में अभी आपको बता रहा हूं कि ये तीनों चीजें हैं क्या, समाजवाद क्या है, पंथ निरपेक्ष क्या है, अखंडता क्या है। ठीक है, अखंडता मीन्स जिसको खंडित ना किया जा सके। ठीक है, राष्ट्र की एकता और अखंडता दोनों एक ही चीजें हैं, उनको क्या किया जाए, जो भी एक राष्ट्र के लोग हैं उनकी एकता को खंडित ना किया जाए, उसी को कहते हैं अखंडता। इसमें और भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, ये पूछ लिया जाता है कि एनके पालकी वाला ने पूछा जाता है किसने प्रियम्बल को आइडेंटिटी कार्ड कहा है, कॉन्स्टिट्यूशन का, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आइडेंटिटी कार्ड प्रियम्बल को किसने कहा है, पहचान पत्र किसने कहा है, प्रस्तावना को पहचान पत्र किसने कहा है, तो एनके पालकी वाला ने कहा है। देखिए इसके लिए बहुत अच्छा ट्रिक है, अगर ट्रिक से चाहे तो, जब आप मान लीजिए कहीं पालकी लेकर जाते हैं ना, पालकी देखा है ना, पालकी अगर आप कहीं भी ले जाते हैं ऐसी जगहों पर जो रेस्ट्रिक्टेड एरिया है, जहां पर आपको आइडेंटिटी दिखानी पड़ती है, बस आप नॉर्मल वहीं से याद कर सकते हैं कि अगर आपने पालकी लेकर जा रहे हैं, कुछ हो सकता है आप पालकी में उसमें गन वगैरह रखे हो, तो बम बारूद रखे हो, तो आपको आइडेंटिटी दिखानी पड़ेगी, है ना। तो आप नॉर्मल ऐसे याद कर लीजिए कि आइडेंटिटी किसने कहा है, तो एनके पालकी वाला ने कहा है। चलिए हम लोग आगे इसके अच्छे से सारी चीजों को स्टडी करते हैं। देखिए मैंने इसको क्रम वाइज ऐसे लगा दिया है ताकि आपको सारी चीजें अच्छे से याद हो जाएं, इसलिए मैंने इनको क्रम वाइज रखा है, नहीं तो पूरा घोच पोच हो जाता। चलिए फिर हम लोग देखते हैं क्या क्या चीजें कही गई है। घोषणात्मक भाग में हम लोग देख ले रहे क्या कहा गया है, हम भारत के लोग अर्थात भारत की जनता, यानी कि इसमें यह बताया गया है कि जो भी लोग हैं संविधान में या भारत में सर्वश्रेष्ठ कौन है, वो भारत की जनता है ना। आप लोग जानते भी हैं कि हमारे यहाँ अगर कोई भी सबसे ऊंचा है तो कौन है, वो भारत की जनता है। कोई भी काम है भारत की जनता सड़क पर उतर है, देखो क्या एक से एक अच्छे काम हो जाएंगे, बिगड़े हुए काम हो जाएंगे। एसएससी और रेलवे का देख रहे हैं कितने दिनों से एग्जाम लटका हुआ पड़ा था, रिजल्ट लटका हुआ पड़ा था, भारत की जनता ने चाहा और इसको क्या कर दिया, सफल बना दिया। ठीक है, तो बहुत अच्छी बात हुई है, और उन टीचर्स को भी नमन है जिन लोगों ने ऐसा हेल्प करने में बहुत सारे बच्चों की मदद की है, तो वो भी बहुत अच्छे टीचर्स लोग हैं, तो उनके लिए रेस्पेक्टफुली थैंक टू हिम। चलिए इसमें क्या बात होती है कि हम भारत के लोग अर्थात भारत की जनता ही क्या है, सर्वश्रेष्ठ है, और भारत की जनता से ही संविधान को शक्ति प्राप्त होती है। देखिए संविधान की शक्ति क्या होती है, भारत की जनता से प्राप्त होती है, फिर भी संविधान क्या है, सर्वोच्च शक्तिशाली होते हुए भी वह क्या करता है, प्रशासनिक व्यवस्था को व्यवस्थित रूप देता है। ठीक है, यानी कि भारत के लोग सबसे ऊंचे हैं और उसके ऊपर क्या है, संविधान है। तो क्या करता है, भारत की जनता को ही संविधान क्या करता है, प्रशासनिक रूप से उसका
पूरा व्यवस्था मेंटेन करता है। और संविधान को शक्ति कहां से मिलती है, तो अगर पूछ लिया जाए कि संविधान को शक्ति कहां से मिलती है, तो भारत की जनता से मिलती है। सर्वश्रेष्ठ कौन हुआ, भारत का जनता। नेक्स्ट स्वरूप में हम लोग पढ़ ले रहे हैं, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवाद लोकतंत्रात्मक गणराज्य पंथ निरपेक्ष भारत। ये पांचों को हम इसमें पढ़ रहे हैं और इन पांचों को हम लोग उद्देश्य में पढ़ लेंगे। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, अर्थात जो भारत है ना, वो अब किसी दूसरे देश पर निर्भर नहीं है, वह अपने आंतरिक और बाह्य निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र है। अब उसको किसी भी देश के ऊपर निर्भर रहने की कोई जरूरत नहीं है। तो ये पूछ लिया जाता है कि संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न से आप क्या समझते हैं, तो इसका सीधा और सीधा यही मतलब निकलता है कि भारत अब किसी दूसरे देश पर निर्भर नहीं है और उसके आंतरिक या बाह्य निर्णय लेने के लिए भारत क्या है, कंप्लीटली स्वतंत्र है, पूर्णतः स्वतंत्र है। समाजवाद, समाजवाद से तात्पर्य क्या है, समाजवाद से तात्पर्य बस आपसी मेल मिलाप के द्वारा लोगों के द्वारा समाज का निर्माण करना है। यानी कि भारत में ऐसे समाज को बनाना है जो आपसी मेल मिलाप के द्वारा बनाया गया हो। हम लोगों को सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, टॉपिक्स की वैल्यू को पकड़नी है, क्या उसकी लैंग्वेज है उसी को समझ लेना है और सारी चीजें हमको रट जाएंगी बिल्कुल अच्छे तरीके से। तो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समझ में आ गया, समाजवाद समझ में आ गया, बस इतना ही याद करना है कि क्या करना है, आपसी मेल मिलाप के द्वारा लोकतांत्रिक समाजवाद का निर्माण करना है, बस। फिर आ जाता है लोकतंत्र। लोकतंत्र से क्या समझते हैं आप, लोकतंत्र ऐसी व्यवस्था जिसमें जनता के द्वारा शासन किया जाए। ठीक है, लोकतंत्र का मतलब लोगों के द्वारा तंत्र किया जाए, लोगों के द्वारा शासन किया जाए, ऐसी व्यवस्था जिसमें लोगों के द्वारा शासन किया जाए। यानी कि इसमें क्या होते हैं, राष्ट्रपति इनडायरेक्टली तरीके से क्या किए जाते हैं, राष्ट्रपति जानते हैं हमारा हेड होता है, ये भी पूछ लिया जाता है कि भारत का हेड कौन होता है, तो भारत का हेड कौन होता है, राष्ट्रपति होता है, प्रेसिडेंट होता है। और वास्तविक हेड पूछ लिया जाता है, तो वास्तविक हेड कौन होता है, प्रधानमंत्री होता है। क्योंकि राष्ट्रपति तो बना ही रहता है, उसके पास ढेर सारी शक्तियां हैं, वो लोग हम पढ़ेंगे आने वाले वीडियोस में, हम लोग उनको अच्छे से पढ़ लेंगे, सारे अनुच्छेद सारे आर्टिकल्स अच्छे से पढ़ लेंगे, सब कुछ याद हो जाएगा कंप्लीटली। ठीक है, तो उसमें आपको बताया जाएगा कि भारत का हेड कौन होता है, तो राष्ट्रपति होता है, और वास्तविक हेड कौन होता है, तो प्रधानमंत्री होता है। यानी कि लोकतंत्रात्मक से तात्पर्य यही है कि लोगों के द्वारा इनडायरेक्टली तौर पर या डायरेक्टली तौर पर जो भी चुना जाए वो क्या हो, लोगों के द्वारा शासन किया जाए। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, एमएलए एमपीज को सिलेक्ट करते हैं और एमएलए एमपीज क्या करते हैं, हमारे हेड को सिलेक्ट करते हैं। ठीक है ना, वो मैं जो भी प्रोसेस रहेंगे सारी प्रोसेस मैं आपको डीप में बता दूंगा आगे। ठीक है, फिर बात आती है गणराज्य के बारे में। गणराज्य या फिर गणतंत्र वह वंशानुगत नहीं होना चाहिए। ठीक है, मतलब ऐसा राजतंत्र बनना चाहिए जो राजा के द्वारा ना हो करके किसके द्वारा हो, गण के द्वारा हो। गण मीन्स क्या होता है, भारत की जनता। ठीक है, गण मतलब क्या, जनता के द्वारा जो भी चीजें बनाई जाए, जो भी शासन बनाया जाए, जो भी राज्य बनाया जाए, वो जनता के द्वारा बनाए जाए। ठीक है, वंशानुगत ना हो, उसको जनता इलेक्ट करे। ठीक है, ये नहीं कि राजा है तो राजा देखा होगा है ना कि अयोध्या के कौन थे, राजा दशरथ थे, फिर उनका बेटा आता है, फिर वो राजगद्दी पर बैठता है, उनका बेटा आता है राजगद्दी पर बैठता है। तो वो व्यवस्था नहीं है। अब कौन सी व्यवस्था है, गण राज्य व्यवस्था है, गणतंत्र व्यवस्था है अपने यहाँ पर। ठीक है, तो इसके बारे में भी प्रस्तावना में बताया गया है। फिर बताया गया पंथ निरपेक्ष भारत, यानी कि भारत का कोई अपना धर्म नहीं है। पंथ निरपेक्ष मतलब धर्म निरपेक्ष से आप समझ सकते हैं कि धर्म के मामले में वो कोई भी बात नहीं कर सकता है। संविधान का कोई भी अपना धर्म नहीं है, वो किसी धर्म को नहीं मानता है। अगर मानना भी हुआ ना तो वो पॉजिटिव तरीके से उनमें बिहेव कर सकता है, लेकिन नेगेटिव तरीके से वो बिहेव इसमें नहीं कर पाएगा। कोई भी बदलाव अगर करने हैं तो वो नहीं कर पाएगा। अर्थात संविधान का कोई भी अपना धर्म नहीं है। ठीक है, फिर बात आती है, ये सारी चीजें क्लियर हो गई, संपूर्ण संप्रभुत्व
संपन्न समाजवाद, लोकतंत्रात्मक गणराज्य, गणतंत्र और पंथ निरपेक्ष भारत। फिर बात आती है उद्देश्य की। उद्देश्य की सारी चीजों हम लोग समझ ले रहे हैं। देखिए न्याय, पहला हेडिंग है इसमें न्याय उद्देश्य में, ठीक है। आपका कोई हेडिंग नहीं बना है, बस हम लोग क्या करते हैं हेडिंग वाइज उसको सजा लिए, जिसकी वजह से आपको लर्न करना अच्छा हो जाएगा। तो न्याय में सामाजिक तरीके से, आर्थिक तरीके से, राजनीतिक तरीके से, तीनों तरीके से न्याय जो होगा ना वो इक्वली होगा। ऐसा नहीं कि न्याय क्या हो आपका अलग अलग हो, नहीं, आपका न्याय जो रहेगा वो इक्वली लोगों में समान रहेगा, सभी लोगों में समान रहेगा, चाहे वो सामाजिक तरीके से हो, आर्थिक तरीके से हो या राजनीतिक तरीके से हो। नेक्स्ट बात आती है, ये सारी चीजें हम लोग आपके फंडामेंटल राइट्स जब पढ़ेंगे ना, सारी चीजें हम लोग पढ़ लेंगे कि कैसे कैसे क्या न्याय होती है, क्या हमारे कर्तव्य है, सब कुछ हम लोग पढ़ लेंगे अच्छे से सारी चीजें। स्वतंत्रता, बहुत सारी स्वतंत्रता दी गई है इसमें। ये मैंने बताया कि जब हम लोग फंडामेंटल राइट्स पढ़ेंगे ना तो उसमें सारी चीजें पढ़ लेंगे। बस आप इसमें एक बात ये जान लीजिए कि इसमें ऐसी स्वतंत्रता व्यक्ति को दी गई है कि वह खुद का विकास कर सके, जिसके वजह से क्या हो जाए, देश का विकास हो। तो वो खुद का विकास करेगा, पैसे कमाएगा, ऐसे ही क्या होंगे, देश का धीरे धीरे विकास होगा। स्वतंत्रता से बस यही समझते हैं। नेक्स्ट हम लोगों का जो बात आता है वो आती है समानता से। देखिए समानता में हम लोग क्या है, सब लोग इक्वल हैं, है ना। जैसे सामाजिक तौर पे या आर्थिक तौर पे कैसे भी, है ना, हम लोग क्या है, इक्वल हैं। आर्थिक तौर पर कोई इक्वल नहीं हो सकता है, बट सामाजिक तौर पर क्या है, सभी व्यक्तियों को इक्वल माना गया है। ये नहीं कि आप में और दूसरे व्यक्तियों में जो आपसे नीचा हो उसमें भेदभाव किया जाएगा। इसलिए अब देखिए कोई भी भेदभाव नहीं की जाती है, ठीक है। फिर जो SC STs के लिए जितनी भी रिजर्वेशन वगैरह दी गई हैं या जो भी रिजर्वेशन वगैरह दी गई हैं निम्न कास्ट वालों को, वो सारी चीजें हम लोग आने वाले वीडियोस में देखेंगे, ठीक है। फिर बात आती है बंधुत्व की। बंधुत्व का मतलब होता है नॉर्मल, बस एक ही वर्ड याद रखिए बंधुत्व से, आपसी भाईचारा। बंधुत्व, बंधुत्व मतलब बंधु कहते हैं, ये बंधु, ये बंधु कहाँ जा रहे हो, है ना। तो बंधु मतलब भाई, सखा, है ना। तो बंधुत्व का मतलब बस यही है कि आपसी भाईचारे से हम लोग को अच्छे समाज को बनाना है। आपसी भाईचारा, बंधुत्व का मतलब क्या समझते हैं आप, तो आपसी भाईचारे से समझते हैं बंधुत्व का मतलब। फिर बात आ जाती है व्यक्ति की गरिमा। व्यक्ति की गरिमा, अनुच्छेद 21 में व्यक्ति की गरिमापूर्ण जीवन के बारे में बताया गया है। ये सारी चीजें हम आपको बता देंगे जब अनुच्छेद 21 पढ़ाएंगे अच्छे से, ठीक है। फिर आ जाती है राष्ट्र की एकता व अखंडता। राष्ट्र की एकता, भारत विविधता में एकता वाला देश है, मैंने आपको पहले ही बताया है, ठीक है। भारत क्या है, विविधता में एकता वाला देश है। तो इसलिए क्या होता है कि राष्ट्र की एकता इसमें होनी चाहिए, जो भी राष्ट्र है उसकी एकता इसमें क्या होनी चाहिए, समाहित होनी चाहिए। और क्या बताया गया है कि ऐसे राष्ट्र का निर्माण करना, राष्ट्र की एकता से आप समझ लीजिए ऐसे राष्ट्र का निर्माण करना जिसमें क्या हो, सभी व्यक्ति क्या हो, एक हो, एक समान हो। जानते हैं ना हमारे यहाँ भारत में क्या है, विविधता में एकता वाला देश है, बहुत सारी कल्चर्स हैं, लेकिन क्या है, सब लोग एक साथ में रहते हैं मिलजुल कर। कोई भी हिंदू मुस्लिम वाली चीजें नहीं होती हैं। जो हिंदू मुस्लिम वाली चीजें होती है ना वो नेता लोग कराते हैं और वो नेता ही रह जाते हैं फिर, ठीक है ना। और बाकी आप किसी को भी देख लीजिए, कोई भी हिंदू मुस्लिम वाली चीजें बात नहीं करता है कभी भी। अखंडता, फिर बात आ जाती है अखंडता की, ठीक है, कि हम लोग क्या है, अखंड, मैंने बताया ही ना, खंडित नहीं किए जा सकते हैं। हमारी ऐसी एकता है कि इनको कोई खंडित नहीं कर सकता है। वो बात अलग है कि कुछ बुद्धिहीन लोगों की वजह से लड़ाई हो जाए एक दूसरों में, ठीक है, लेकिन कभी भी विविधता में आपको अनेकता देखने को नहीं मिलेगी। ये हमेशा से एक है, कभी भी कोई भी अटैक होगा। देखिए अभी भारत और चीन के बीच में कैसी ना समझी ऐसी बढ़ती जा रही है ना, चीन ऐसी ऐसी हरकतें कर रहा है, लेकिन इसमें यह नहीं होगा कि कोई भी क्या करे, हिंदू मुस्लिम वाला काम करे, कोई भी हिंदू मुस्लिम वाला काम नहीं करेगा, है ना। उसमें जब भी लड़ाई होगी हिंदू मुस्लिम सब एक हो जाएंगे। यही शो करता है कि हमारा देश क्या है, विविधता में एकता वाला देश है। चलिए फिर आगे देखते हैं। ये सारा मैंने आपके लिए इसमें इंक्लूड कर दिया, जो आपको PDF में मिल जाएंगी सारी चीजें अच्छे से, ठीक है। और इसमें कुछ और बातों को ध्यान में रखिए कि वो कौन कौन सी बातें हैं। इसको 1 मिनट हम इसको इरेज कर दें सारी चीजें।
ठीक है, इरेजर है, ठीक है। और भी आप इसमें बातें याद रखिए, जैसे बेरुबारी संघवाद, ये कब लाया गया था, ये क्या चीजें थी, कैसे क्या हुआ था, तो मैं बता रहा हूं। मैंने अभी आपको एक टॉपिक छुड़वाया था कि उसमें बताया गया था कि आपके लिए 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा कुछ वर्ड्स ऐड किए गए हैं, समाजवाद, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। इन तीनों वर्डिंग्स के बारे में हम अभी आपको सारी डाउट्स क्लियर कर दे रहे हैं कि ये क्यों बाद में ऐड किए गए हैं। देखिए, बेरूबारी संघवाद 1960 में सुप्रीम कोर्ट में एक विधेयक पेश किया गया। तो फिर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि जो प्रस्तावना है वो संविधान का अंग नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है और इसमें फिर कोई भी चेंजेस भी नहीं होंगे, है ना। संविधान का अंग नहीं है तो कोई भी चेंजेस भी नहीं होंगे, है ना। तो फिर इसमें कुछ समय के बाद एक और आता है केशवानंद बनाम भारती केरल राज्यवाद, 1973 में आता है। फिर इसमें क्या होता है, सुप्रीम कोर्ट ने यह बताया कि संविधान का अंग तो है लेकिन इसके मूल ढांचे में कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा, यानी कि ये जो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न है ना, इनको नहीं बदला जाएगा। गणराज्य है, इनको नहीं बदला जाएगा, ना तो इनकी किसी भी चीजों में कोई भी चेंजेस किए जाएंगे। बट हाँ, कुछ चीजें और इनमें इंक्लूड कर दिए हैं, जैसे मैंने बताया कि आपको कौन कौन सी चीजें, समाजवाद, पंथ निरपेक्ष और अखंडता, इन तीनों चीजों को इंक्लूड कर दिया गया है। फिर इसमें क्या एक और आता है, लेकिन मूल ढांचे में बदलाव नहीं किया जाएगा। तो ये पूछा जाता है कि कौन से विवाद में, कौन से वाद में ये बताया गया कि मूल ढांचे का प्रस्ताव कौन से विवाद में आया। तो ऑप्शन दे दिया जाएगा, तो कौन सा है, केरल राज्य, है ना, केशवानंद बनाम भारती केरल राज्यवाद। तो इसमें ये चीजें बताई गई थी। और बात आती है, ठीक है, और भी कुछ चीजें जान लीजिए। जैसे मैंने बताया था कि क्या चीजें थी, ये सारी चीजें 42वें संविधान संशोधन 1976 क्या है, कैसे कैसे फिर चेंजेस हुआ। तो मैंने बताया कि आपको बेरुबारी में चेंजेस इसमें सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि नहीं होंगी, लेकिन फिर केशवानंद बनाम भारती केरल राज्यवाद आया, उसमें यह बताया गया कि आपकी चेंजेस हो सकती हैं, उसके चेंजेस नहीं किए जाएंगे, मूल ढांचे को नहीं बदला जाएगा, बट हाँ कुछ उसमें चीजें, अच्छी चीजें डाली जा सकती हैं। ठीक है, तो समाजवाद मैंने आपको क्लियर कर ही दिया था। पंथ निरपेक्ष मतलब होता है कोई धर्म नहीं है संविधान का, और अखंडता का मतलब कि भारत के खंडित नहीं किए जाते हैं। तो आज के लिए आपके लिए इतना ही है। संविधान सभा की भी वीडियो मैं बना दूंगा, उस वीडियो को थोड़ा सा और फास्ट रखूंगा, ये थोड़ा वीडियो स्लो हो गई है, कोई बात नहीं है, उस वीडियो को मैं थोड़ा सा और आपके लिए फास्ट रख दूंगा। अगर वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक करना और ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करना, ठीक है, और मन लगाकर पढ़ाई कीजिए। चलिए ठीक है, बाय बाय।